हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इन्फ्लेशन। शुरू किया हुआ हमने, काफ़ी पार्ट इसका पूरा हो गया है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास में क्या संबंध है, या हम यूँ कहें कि मुद्रास्फीति आर्थिक विकास पर कैसा अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकती है। तो ये करने से पहले आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आर्थिक विकास क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस whereby the real national income and per capita income, rather real per capita income of a country continue to increase for a long time period। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ती रहती है, उस प्रक्रिया को हम आर्थिक विकास कहते हैं। और इन्फ्लेशन आपने पढ़ा है, इन्फ्लेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूसली राइजिंग प्राइसेस। जब लंबे समय तक कीमतें निरंतर बढ़ती हैं तो उस प्रक्रिया को इन्फ्लेशन कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि इन्फ्लेशन जो है उसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं और उसके इफ़ेक्ट्स इकोनॉमी के हर सेक्टर, हर सब सेक्टर और हर व्यक्ति पर पड़ता है, अच्छा या बुरा। अब हम इस पार्ट में देखते हैं कि इन्फ्लेशन का डेवलपमेंट पर क्या असर है, यानी कि वेदर इन्फ्लेशन प्रमोट्स डेवलपमेंट, उसकी सहायता करता है, विकास की सहायता करता है इन्फ्लेशन, या इन्फ्लेशन आने से विकास कम हो जाता है। तो ये देखेंगे, इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट व्यू इज़ इन्फ्लेशन हैज़ अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्फ्लेशन प्रमोट्स डेवलपमेंट। मुद्रास्फीति जो है वो आर्थिक विकास पर अच्छा प्रभाव डालती है और उसे बढ़ाती है। दिस इज़ फर्स्ट व्यू। इकोनॉमिस्ट है रोस्टॉव, रॉबर्टसन, मॉरिस डॉब, केन्स, कैल्डर, आर्थर लुइस and many more economists who support that inflation is good for the acceleration of economic development। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि के लिए आर्थिक विकास जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो सहायक होता है। नंबर वन क्या व्यूज़ दे, क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। नंबर वन इज़ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि, क्योंकि इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो उनका जो रेट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन से वो बढ़ते हैं, तो एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट को, प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। एक ऑप्टिमिज्म वेव जो है वो जनरेट होती है। सिंपल भाषा में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं और प्रोडक्शन बढ़ती है। तो प्रोडक्शन बढ़ती है तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। सेकेंड इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का पुनर्वितरण। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कुछ लोगों के जेब से पैसा निकलेगा और कुछ लोगों की जेब में पैसा जाएगा, बेसिकली, है ना। तो इट मीन्स कि व्हेन देयर इज़ राइजिंग प्राइसेस, यानी कि जब इन्फ्लेशन है तो कंज्यूमर्स के एंगल से आप देखेंगे, कंज्यूमर हैव टू स्पेंड मोर टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उपभोक्ताओं को उतनी ही वस्तुओं को खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो पैसा उनकी जेब से बाहर निकलता है और जाता कहाँ है, टू द प्रोड्यूसर्स, है ना। प्रोड्यूसर्स गेट प्रॉफिट मार्जिन्स, तो उनको जो है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन के फॉर्म में वो पैसा जो है वो मिलता है। तो इट मीन्स कि जो मनी है वो कंज्यूमर्स से इन्वेस्टर्स की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। तो वो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और इस तरीके से जो है उस सेविंग्स को, यानी कि उस पैसे को इन्वेस्टर्स अगर तो प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। थर्ड इज सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण का स्रोत। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेविंग्स। उन सेविंग्स का मोबिलाइजेशन, यानी कि वो होर्डिंग ना हो, रादर वो सर्कुलेट हो सेविंग्स, लाइक थ्रू बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। और फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स। तो कैपिटल फॉर्मेशन की 3 स्टेजेस होती हैं बेसिकली, वॉल्यूम ऑफ सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स। तो इन्फ्लेशन अगर इन तीनों चीज़ों को एनकरेज करता है तो इट मीन्स इन्फ्लेशन से कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि जो हमने जैसे पिछले पॉइंट में देखा, इफ़ इनकम फ्लोज फ्रॉम द कंज्यूमर्स टू द प्रोड्यूसर्स, और अगर हम ऐसे भी कहें कि अगर वो लोग जिनके पास आइडल सेविंग्स है, जिन्होंने होल्ड करके पैसा रखा है और इन्फ्लेशन आते जब उन्हें खर्च करना पड़ता है, तो आइडल सेविंग्स का पैसा चैनलाइज हो जाता है, वो सर्कुलेशन में आ जाता है, वो उन लोगों तक पहुंचता है जो होल्ड करके नहीं बैठे पैसा, रादर जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेसेस को बढ़ा रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो उस केस में कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज होगा। फोर्थ है सेल्फ लिक्विडिटी। जो इन्फ्लेशन है वो
अपना प्राइस खुद पे कर लेता है। सेल्फ लिक्विडेटिंग मीन्स अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लेता है। यानी कि इन्फ्लेशन में जैसे हम कहते हैं कि इफ देयर इज़ इन्फ्लेशन देन कुछ पर बुरा असर पड़ता है, कुछ पर अच्छा असर पड़ता है। जैसे कि कंज्यूमर, आपने इफेक्ट्स वाले क्वेश्चन में देखा कि कंज्यूमर्स, फिक्स्ड इनकम ग्रुप या जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, पुअरर सेक्शन है, मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, उन पर बुरा असर पड़ता है इन्फ्लेशन का, बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है और ऐसे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और जो प्रॉफिटर्स हैं, जो स्पेकुलेटर्स हैं, होल्डर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दे आर द गेनर्स। ठीक है, तो क्रिटिक्स का क्या कहना है कि इन्फ्लेशन से ऑफ कोर्स थोड़ी हमें कीमत चुकानी पड़ती है, उसका बुरा प्रभाव है, लेकिन वो अपनी इस कीमत को खुद ही पूरी कर देता है, खुद ही कंपनसेट कर देता है। कैसे कि इन्फ्लेशन का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो बाद में जब डेवलपमेंट होती है, इनकम बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और फिर उनकी इनकम्स और गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो वो जो नेगेटिव इफेक्ट है बाद में जो पॉजिटिव इफेक्ट आता है वो पॉजिटिव इफेक्ट पूरे प्रभाव को कम कर देता है। एंड लास्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, उत्पादक साधनों का एकत्रीकरण, चैनलाइजेशन। यानी कि बेसिकली क्या है कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जितना भी पैसा है इकॉनमी में, जितनी भी सेविंग्स हैं या रिसोर्सेज हैं, वो एक जगह आइडल बेकार में ना पड़े रहे, होर्डिंग की फॉर्म में ना पड़े रहे, रादर वो चैनलाइज हो, मोबिलाइज हो। मोबिलाइज कैसे होते हैं? थ्रू द प्रोड्यूसर्स, थ्रू द इन्वेस्टर्स एंड थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। जैसे आपके पास घर में पैसा पड़ा है तो वो अलमारी में बंद है, ब्लॉक्ड है, किसी के काम का नहीं, लेकिन अगर आप उसे बैंक में जमा कराते हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 साल के लिए एफडी करा दी, तो बैंक उस पैसे को 2 साल तक के लिए तो आप नहीं लेने वाले, उस पैसे को बैंक जो है वो प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को, इन्वेस्टर्स को जो उसे खर्च करेंगे उसे उधार देगा। तो मनी इट कम्स इनटू सर्कुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं। तो होता क्या है कि इन्फ्लेशन से जो प्रोड्यूसर्स हैं दे गेट अ बूस्ट। ठीक है, और वो पैसा जब मोबिलाइज होगा तो अगर इन्वेस्टर्स के हाथ में जाता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के हाथ में जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन से जो रिसोर्सेज चैनलाइज हुए हैं वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के फॉर्म में यूज़ होते हैं, तो डेफिनेटली डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होगा। सो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं इन्फ्लेशन इन फेवर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सेकेंड व्यू देख लेते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इन्फ्लेशन इज अ रिटार्डिंग फैक्टर। सेकेंड व्यू है प्रोफेसर सिंगर, हेबरलर, शेनॉय एंड मेनी मोर इकोनॉमिस्ट, दे से कि मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन जो है वो आर्थिक विकास में एक बाधा उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है, क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो? नंबर 1 इज अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। इन्फ्लेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है कि कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स सब को अपने अपने लेवल पे एक अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है। हमें नहीं पता कि अब प्राइसेस बढ़ेंगे तो आगे और कितने बढ़ जाएंगे, इन्वेस्टर्स को भी नहीं पता कि अगर कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है तो उनकी कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी बढ़ जाएगी, कंज्यूमर्स को नहीं पता। तो एक क्या कहते हैं, वेव ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है, अनिश्चितता का वातावरण रहता है। तो उसमें क्या होता है, व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी देन ऑल द डिसीजंस रिमेन पेंडिंग, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। सेकेंड इज एडवर्स इफेक्ट ऑन सेविंग, बचतों पर बुरा प्रभाव। वेरी सिंपल, व्हेन प्राइस राइज आपकी इनकम का ज़्यादा भाग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, और बाकी सेविंग्स कम रह जाएंगी, तो आपका जो वो इनकम जो आपने सेव करनी थी वो हाई प्राइस के फॉर्म में चली गई उतनी ही वस्तु को खरीदने पर। तो इन जनरल स्पेशली जो स्मॉल सेवर्स हैं, जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं, लो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनकी सेविंग्स तो खास तौर से कम हो जाती हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, अनजस्ट, अन्यायपूर्ण। इन्फ्लेशन जो है ऐसा कहा जाता है कि ये अन्याय है, इट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन किसकी? फिक्स्ड सैलरीड इनकम की, पुअर पर्सनस की, बिकॉज टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे हैव टू पे मोर। अगर पहले वो 10 किलो वीट ले रहे थे 100 रुपये में मान लीजिए, और अब उन्हें 200 रुपये में लेना पड़ता है, तो इसका मतलब ज़्यादा पैसे खर्च करके उन्हें उतना ही अमाउंट मिला, तो दिस इज़ अ रॉबरी रादर। ठीक है, कि उतने ही पैसों के लिए हम, उतने ही कमोडिटीज़ के लिए हम ज़्यादा प्राइस क्यों पे करें? तो ये सोशल एंगल से देखें अगर हम, तो ये टोटली अनजस्ट है, अन्यायपूर्ण है, और ये इकॉनमी के जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंफर्ट्स है, उनको अनइक्वल करता है। फोर्थ इज इंक्रीज इन कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन, जो आपके विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं, अनावश्यक वस्तुएं हैं, उसकी कंजम्पशन बढ़ती है। वाई? बिकॉज रिच बिकम्स मोर रिचर, पुअर बिकम्स मोर पुअरर।
जो प्रॉफिटर्स हैं, जो स्पेकुलेटर्स हैं, होल्डर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, दे अर्न लॉट ऑफ मनी, तो वो क्या करेंगे, उस पैसे को वो कहाँ खर्च करेंगे, ऑन अननेसेसरी आइटम्स, ठीक है। जैसे तभी हम देखते हैं कि हम असेंशियल कमोडिटीज़ को तो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन मोबाइल फ़ोन, आपके लैपटॉप्स, देन कार्स, ऑटोमोबाइल्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ यू कैन फाइंड आउट, जो लग्जरीज आइटम्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है हमें जीने के लिए, लेकिन असेंशियल आइटम्स की हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते और उन आइटम्स, लग्जरियस आइटम्स की कर पाते हैं। वैसे भी इन्फ्लेशन से ब्लैक मनी जनरेट होती है ना, अपने कॉजेज़ और इफेक्ट्स में भी देखा, तो उस ब्लैक मनी को फिर और जल्दी जल्दी खर्च किया जाता है और मनी सर्कुलेशन में और बढ़ जाती है और प्राइसेस और बढ़ जाते हैं, तो एक सर्कल चल पड़ता है, एक साइकिल चल पड़ता है। नंबर 5 इज डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन में असंतुलन हो जाएगा। जब डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, तो इट मीन्स आपके एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए, तो फॉरेन कंट्री में आप एक्सपोर्ट्स महंगे बेचेंगे तो वहाँ के कंज्यूमर्स आपके सामान को कम खरीदेंगे। सो व्हेन द प्राइस राइज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, द डिमांड फॉर योर एक्सपोर्ट्स में फॉल, कम हो जाएगी। जब एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपके इम्पोर्ट्स तो कम नहीं हुए बल्कि इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आपकी डोमेस्टिक कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इट मीन्स कि आपके देश की वस्तु तो महंगी है लेकिन बाहर से आप सस्ती मंगा रहे हैं, तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स विल ट्राई टू बोरो द इम्पोर्टेड गुड्स। तो क्या होगा, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम होंगे, तो गैप बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स मीन डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो वाइडन होता जाएगा। एंड लास्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति जनरेट हो जाती है। अति मुद्रास्फीति जनरेट क्यों हो जाती है, मीन स्लोली जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, दिस इज़ वेरी गुड, it acts as a boost to the investors, to the प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स की थोड़ी थोड़ी कीमत बढ़ती है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हैं, कुछ सहा मिलता है उन्हें प्रोडक्शन करने का, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ती है। लेकिन होता क्या है कि क्रीपिंग से वॉकिंग और फिर गैलोपिंग और हाइपर कि प्राइसेस जो है बढ़ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही प्राइस थोड़ा सा तेज बढ़ने लगता है तो जो स्पेकुलेटर्स और होल्डर्स हैं दे प्ले अ वेरी नेगेटिव रोल, वो आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट कर देते हैं और उसकी वजह से प्राइसेस और बढ़ते हैं। एंड इफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू रेगुलेट द प्राइसेस, टू कंट्रोल द प्राइसेस, डेफिनेटली वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और हाइपर इन्फ्लेशन में बदल जाता है। और हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब रातों रात, दिनों दिन में प्राइसेस अगर डबल ट्रिपल होते जा रहे हैं तो उस केस में वैल्यू ऑफ मनी कम होती चली जाएगी। वैल्यू ऑफ मनी कम होगी, आपके एसेट्स की वैल्यू कम होगी, इनकम, वेल्थ, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। सो दैट इज़ वेरी हार्मफुल इन द इकोनॉमी। सो व्हाट वी कंक्लूड, डेफिनेटली इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल्ड रहता है, इट इज़ गुड, इट विल प्रमोट, तो दोनों ही व्यूज़ ठीक हैं, दोनों गलत नहीं है कि इन्फ्लेशन जब तक कंट्रोल्ड है इट कैन एक्ट एज अ बूस्ट, ये एक प्रोत्साहन देगा निवेश को बढ़ाने का, उत्पादन को बढ़ाने का, प्रोडक्शन को बढ़ाने का। लेकिन जो है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ख़ास तौर से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक पेट्रोल हो गया, मेडिसिन हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, लाइक योर अदर फूड इंडस्ट्री हो गई, जो बेसिक फूड्स हैं या बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो दैट मेक्स योर लाइफ मोर हार्डर ना, तो उस केस में डेवलपमेंट होती नहीं और होगी भी तो उस डेवलपमेंट के कोई मायने नहीं होते।